नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मोशन ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर जो है वो दो डायरेक्शन में उसका मोशन होता है। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ओशन वाटर जो है दो तरीके से मूव करता है, फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ वेव्स एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट्स। वर्टिकली वो ओशन टाइड के फॉर्म में या अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के फॉर्म में जो है वर्टिकली मूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द वेव्स। वेव्स कैसे क्रिएट होता है? सबसे डोमिनेंट फोर्स वेव्स पर होता है विंड का। विंड जो होता है वाटर बॉडी को पुश करता है और उस पुशिंग की वजह से जो पानी नीचे जाता है, राइट, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, फिर वो ऊपर जो है पुश होता है, राइट, अगेन वो डाउनवर्ड होता है और इसी तरह से जो है वेव्स ग्रेविटी और विंड की इंटरेक्शन की वजह से जो है क्रिएट होता है। लेकिन एक्चुअल जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, बट सर्क्यूलर होती होती हॉरिजॉन्टल होती है। कैसे? यहाँ पे वेव ऐसे पास हो रहा है, बट उसके ऊपर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सर्क्यूलर मूवमेंट करते हुए हॉरिजॉन्टली मूव करता है, राइट। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। विंड यहाँ पे पास हुआ, फिर से ग्रेविटेशन फोर्स जो है ऊपर पुश किया, फिर नॉर्थ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, और इसी तरह के वाटर मॉलिक्यूल जो है सर्कुलर मूवमेंट में जो है हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। और ये जो सर्कुलर मूवमेंट है, जैसे ही नीचे जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो कम होती जाती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स जो विंड है वो विंड की इंटेंसिटी या फोर्स जो है यहाँ पे कम से कम लगता जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस के बाद विंड जो है, विंड के फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो बंद हो जाती है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो वहीं पे स्टैग्नेंट रहेंगे, राइट। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो सर्कुलर मूवमेंट करके आगे बढ़ेंगे और फिर नीचे जैसे आते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कम होती जाएगी। तो दिस इज हाउ द वेव मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेव्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वेव्स कब ब्रेक होते हैं? मैंने सुनामी के टाइम पे समझाया था कि वेव्स की कुछ वेवलेंथ होती है और अगर वो किसी ऐसे रीजन में पहुंचते हैं, सैलो रीजन में, अगर उनकी वेवलेंथ से इनकी डेप्थ हाफ से भी ज्यादा कम हो जाती है, यानी ये जो डेप्थ है उनकी वेवलेंथ से हाफ से भी ज्यादा कम होती है, तो ये वेव्स ब्रेक हो जाते हैं पोस्ट रीजन। दिस इज द ओनली कंडीशन कि वेव कब ब्रेक होता है। दिस इज द ओनली थिंग अबाउट द वेव्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जिसे कहते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर वेरी नैरो एंड शैलो। एक वाटर जो है बहुत ही बड़ी अमाउंट में वाटर जो है हॉरिजॉन्टली मूव करता है। हमने वेव्स में देखा बहुत ही लिमिटेड सरफेस पे सर्कुलरली वाटर की मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, राइट। सर्कुलरली मूव करने से काफी टाइम भी लगेगा। लेकिन ये जो ओशन करंट्स जिसे हम कहते हैं, ये जो सरफेस के बहुत ही शैलो रीजन में बहुत ही बड़ी अमाउंट में वाटर का एक पूरा स्ट्रीम हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसे स्ट्रीम को हम ओशन करंट कहते हैं। वो पूरे अर्थ को जो है कवर करता है। इस तरह के ओशन करंट हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। उनका सबसे मेन एम जो है हमारे अर्थ पे हीट बैलेंस करना है। जैसे हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमारे प्लेनेटरी विंड्स हैं पूरे अर्थ पे जो है कवर करते हैं। वो यहाँ इक्वेटर के जो है गर्म हमारे जो हीट सरप्लस रीजन्स है वहां से हीट लेकर पोलवर्ड पहुंचाते हैं, और पोलवर्ड की जो हीट डेफिसिट है या ठंडा जो कोल्ड रीजन है वहां की ठंड को यहाँ पे इक्वेटर पे पहुंचाते हैं। तो सेम काम ओशन करंट्स भी करते हैं। वो यहाँ इक्वेटर से गर्म जो पानी है उसे लेकर पोलवर्ड्स पहुंचाते हैं और पोल का जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर पे लाते हैं। तो ओशन करंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रेड कलर्स है दे आर द वार्म वाटर्स, ब्लू कलर से जो करंट्स आते हैं दे आर द कोल्ड वाटर्स। अब ये करंट डेवलप होने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? ये 4 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे डोमिनेंट फोर्स विंड, उसके बाद इंसोलेशन यानी सनलाइट, थर्ड इज द ग्रेविटी फोर्स एंड फोर्थ इज द कोरियोलिस फोर्स। वन बाय वन हम चलते हैं। विंड सबसे डोमिनेंट फोर्स है। हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे कि हमारे जो प्लैनेटरी विंड्स हैं उनके जिस तरह की डायरेक्शन है उसी तरह की डायरेक्शन नीचे के मोस्ट ऑफ द ओशन करंट्स की होगी। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो इक्वेटर पे जो करंट होते हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट इस तरह से मूव करते हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन में करंट्स हैं वो भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे। ऊपर के जो
ट्रॉपिकल रीजन में जो विंड्स पाए जाते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से आप देखेंगे नीचे के भी करंट्स जो है उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे भी उसके ऊपर के जो पोलार विंड्स हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, तो उसी तरह से ये करंट्स भी उनकी डायरेक्शन जो है वो फॉलो करते हैं। इससे हम पता चलता है कि जो विंड है वो डोमिनेंट फोर्स है, वो डिसाइड करता है कि ये मोस्ट ऑफ द करंट्स की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। सेकेंड फोर्स मैंने बताया सनलाइट। सनलाइट जो है वो दो चीजें क्रिएट करता है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरा जो है वो सैलिनिटी डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं कैसे इंसोलेशन जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है क्रिएट करता है। सनलाइट जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेट वे में ज्यादा इंटेंसिटी में इक्वेटर रीजन पे जाती है, राइट, हमें पता है। और उसकी वजह से जो इक्वेटर का पानी जो है वो गर्म होता है, वो गर्म पानी एक्सपांड होता है, राइट, और उस एक्सपांशन की वजह से वो पानी हल्का हो जाता है। और पोलवर्ड का जो पानी है वो ठंडा है, और ठंडे पानी जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है ओशन में कि वो ज्यादा अगर 4 डिग्री से ज्यादा अगर ठंडा हो जाए तो वो सिंक हो जाता है नीचे बॉटम लेवल तक, जो सब सरफेस लेवल पर वो चला जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि इक्वेटर पे जो पानी है वो हल्का है, पोलवर्ड पर जो पानी है वो भारी है, हैवी है। तो जो हैवी वाटर जो पोलवर्ड साइड पर है वो यहाँ सिंक होता है, और यहाँ पे जो एक्सपांशन की वजह से जो लाइट वाटर जो है उसकी लाइटनेस क्रिएट करने की मतलब लाइट जो है क्रिएट हुआ है, उसकी डेंसिटी में इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए ये वाटर वहाँ इक्वेटर साइड पे सब सरफेस लेवल में मूव करता है, यानी सरफेस से थोड़ा नीचे वो मूवमेंट चालू करता है। और यहाँ पे जो इक्वेटर जो है लाइट वाटर है वो एक्सपांड होता है और वो पोलवर्ड साइड पे मूवमेंट करता है। तो इस तरह की पूरी एक सर्कुलेशन बनती है जहाँ पे लाइटर इक्वेटोरियल वाटर सरफेस पे पोलवर्ड तक मूवमेंट करता है, वहां पोल का पानी ठंडा होता है, सिंक होता है, और सब सरफेस लेवल पे पोलवर्ड का पानी इक्वेटर तक मूव करता है। इस तरह से ये होता है। ये पोल है, आइसबर्ग्स है, उसके नीचे जो पानी ठंडा हो गया है, ठंडा जो पानी वो सिंक करेगा और यहाँ सब सरफेस लेवल पे इक्वेटर तक जाएगा, और इक्वेटर का पानी जो लाइटर वाटर है वो यहाँ सरफेस लेवल तक, यहाँ पोलवर्ड तक आएगा, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं इट इज ओनली द सब सरफेस लेवल, नॉट द सी फ्लोर, राइट। कुछ ही डेप्थ तक ये कोल्ड वाटर इस तरह से जो है सब सरफेस लेवल पर फ्लो करता है। दूसरी एक चीज जो सनलाइट या इंसोलेशन क्रिएट करती है वो है सैलिनिटी डिफरेंस। कोई भी पानी होता है उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ना, यानी कि उस पानी के अंदर जो फ्रेश वाटर होता है उसके कंपेयर में उसका सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है, राइट। अगर किसी भी वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका मीनिंग है वो हैवी हो जाएगा, ज्यादा सॉल्ट ज्यादा हैवी। तो इस तरह से ज्यादा सलाइन जो भी वाटर होता है वो सिंक करेगा हैवी होने की वजह से, राइट। और जो लेस सलाइन वाटर है उसकी कंपैरिजन में वो उससे लाइटर होगा और वो जो है ऊपर आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो इक्वेटर का जो रीजन उसका जो वाटर है वो हमेशा लेस सलाइन होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे हमें पता है कि थ्रू आउट द ईयर रोज वहां पे बारिश होती है, और बारिश होना यानी कि फ्रेश वाटर का इंटैक्ट उस ओशन वाटर पे आना। जितना फ्रेश वाटर आएगा वो वाटर पे सॉल्ट के कंपैरिजन में फ्रेश वाटर ज्यादा होने की वजह से वो पानी लेस सलाइन हो जाएगा। लेकिन पोलवर्ड्स पर क्या होगा कि वहां पे आइसबर्ग्स बनते हैं, और हमेशा आइसबर्ग जो होते हैं वो फ्रेश वाटर से बनते हैं, यानी कि उस ओशन वाटर में से अगर आइसबर्ग बन रहा है तो उस वाटर में से जो फ्रेश वाटर है उसका आइसबर्ग बन जाएगा, और रिमेनिंग जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर रह जाएंगे। इसलिए सराउंडिंग जो वाटर है हमेशा बहुत ही हाई सलाइन वाटर रहेगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर का जो पानी है लेस सलाइन है, लाइटर है, पोलवर्ड का पानी ज्यादा डेंसर होगा, ज्यादा सलाइन है, राइट। और मैंने देखा कभी ज्यादा कूल भी है, कोल्ड है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा सलाइन है, वो फिर से सिंक करेगा, पोलवर्ड के साइड पे उसकी मूवमेंट होगी। इक्वेटर का पानी ज्यादा लाइटर है, ज्यादा लेस सलाइन है, राइट, ज्यादा वार्म है, और वो जो है सब सरफेस लेवल पर पोलवर्ड की साइड जाएगा, पोल का पानी सब सरफेस लेवल पे नीचे इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो इस तरह की इक्वेटर टू पोल एक स्ट्रेट पाथ सर्कुलेशन ओशन वाटर के नीचे होती है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि इक्वेटर टू पोल स्ट्रेट पाथ, राइट। लेकिन ये जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रह पाता, उसके पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो है एक तो कोस्ट लाइन, राइट। अगर किसी करंट जो है पास हो रहा है उसके बीच में अगर लैंड आ गया, कोस्ट लाइन आ गई, तो पानी तो उसके ऊपर से चढ़ के जा नहीं सकता, राइट। तो जैसे ही कोस्ट लाइन होगी इस तरह से वो डिफ्लेक्ट होगा। दूसरा जो फोर्स है उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है या कोरियोलिस इफेक्ट क्या होती है?
अगर अर्थ जो है स्टेशनरी है और यहाँ से इक्वेटर से मैं अगर एक मिसाइल जो है उसे एक्सप्लोर करती हूँ, अगर मुझे मिसाइल जो है यहाँ पे नॉर्वे में जो है वहां पे एक्सप्लोर करनी है, तो मेरा पाथ होगा सीधा नॉर्थ टू साउथ, राइट, स्ट्रेट पाथ पे मैं उसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ। लेकिन हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, इट्स मूविंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि अर्थ जो है 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। अगर इस मिसाइल को यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो उसका हिसाब से अर्थ जो है 15 डिग्री मूव कर चुकी होगी, राइट। इसीलिए मिसाइल जो है यहाँ पहुंचने की जगह एक्चुअली यहाँ जाके टकराएगा, राइट, बिकॉज ऑफ अर्थ इज मूविंग। उसकी वजह से उसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इक्वेटर में अगर सदर्न साइड में मिसाइल जो एक्सप्लोड होगी तो उसका जो पाथ, एक्सपेक्टेड पाथ उसका स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं और जाके टकराएगी। इस इफेक्ट को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेट होने की वजह से जो भी मूविंग बॉडीज है, जो भी डायनामिक बॉडीज है, या विंड है या ओशन करंट है, वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। हमें इस फोर्स के ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट हमें इतना याद रखना है कि ये जो कोरियोलिस इफेक्ट होती है या इसके पीछे का जो इमेजिनरी फोर्स कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, वो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वो डिफ्लेक्ट करेगा चीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फीयर को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो यह कोरियोलिस फोर्स। ओशन करंट पे कुछ प्रीलिम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन 2012 द क्वेश्चन वाज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 1. रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, density of ocean water, revolution of the earth. Which of the above factors influence the ocean current? First factor, rotation of the earth, यानी Coriolis effect, Coriolis force. Air pressure and wind. Air pressure से ही wind जो generate होता है, तो it's one of the same thing. Wind is a dominant force. Density of the ocean water, हमने देखा salinity और temperature में density is also affecting. Revolution of the earth, यानी earth sun के around revolve करता है, उसका कोई मतलब नहीं ओशन करंट में। तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, आंसर विल बी बी 1, 2, 3। प्रीलिम 2002 क्वेश्चन। ओशन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन। ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ हीट बैलेंस, वेरी ट्रू। ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स, very true. Fourth statement, tropical currents are affected by configuration of ocean. Configuration of ocean यानी coastline. This is also true. यहाँ पे जो wrong है वो है first statement, और वो ये है slow. Ocean currents are quite fast, right? They are fast, slow, fast surface movement of the ocean water. So the fourth statement में से first statement wrong है, तो answer will be B. अब हम चलते हैं ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया कि जो हीट बैलेंस करने के लिए इक्वेटर का गर्म पानी पोल पर जाना है, सब सरफेस लेवल पर ये पानी पोलवर्ड जाएगा, यहाँ पे पानी ठंडा होगा, सिंक होगा, अब सब सरफेस लेवल पे ये इक्वेटर तरफ मूव करेगा। ये पाथ मैंने कहा था कि स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन 2 रीजन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हुआ है। एक तो था कोस्ट लाइन, यहाँ पे जैसे जैसे कोस्ट लाइन है वो डिफ्लेक्ट होता है। सेकंड था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैंने कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जो है मूव करेगा। इसकी वजह से ये जो गायरे डेवलप हो रहा है, राइट, ये जो एक सर्कल डेवलप हो रहा है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज ही होगा। और इस तरीके के जो गायरे सदर्न हेमिस्फीयर में बन रहे हैं, जो सर्कल बन रहे हैं, वो जो है एंटी क्लॉकवाइज ही होंगे, राइट। यानी यहाँ से करंट जो स्टार्ट होता है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है, और फिर उसका जो सर्कल है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करता है, राइट। रेड लाइंस आर वार्म करंट्स, ब्लू कलर की जो है वो कोल्ड करंट है। 1 बाय 1 ओशन के साथ हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट से। यहाँ पे आपको सिर्फ इस रीजन में ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है उसकी शुरुआत होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में।
यहाँ आगे पहुंचती है। यहाँ पे कुछ आइलैंड है जिसे ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज कहते हैं, उसकी वजह से इस छोटी सी ब्रांच को एंटीलीज भी कहा जाता है। यहाँ पे फ्लोरिडा है और यहाँ पे छोटा सा गल्फ ऑफ फ्लोरिडा है, एक ब्रांच को फ्लोरिडा करंट भी कहते हैं। उसके बाद ये जो करंट बनता है इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम यानी बहुत ही फास्ट मूविंग वाटर बॉडी। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा है, और इससे जो है एनर्जी जनरेट भी अगर हम करें तो पूरे यूएस को वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे पहुंचता है, उसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये पूरे यहाँ तक नॉर्वे तक पहुंचता है। नॉर्वे तक पहुंचने के बाद वो यहाँ पे हीट रिलीज करता है, सिंक होता है, और फिर सब सरफेस लेवल पे यहाँ पे फिर से जो है वो मिलता है। यहाँ पे अफ्रीका के पास में कुछ आइलैंड्स है जिसे कैनरी आइलैंड कहते हैं। इसके नाम पर इसके करंट का नाम है कैनरी करंट्स। यहाँ ऊपर से इस रीजन से भी कुछ कोल्ड करंट आते हैं। इस करंट को कहते हैं लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो यहाँ पर आते हैं। अब ये सारे जो पूरे यहाँ पे ओशन करंट्स बने हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, इससे यहाँ के आसपास के लैंड को जो है इफेक्ट होती है, राइट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होती है। कैसी कैसी इफेक्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम न्यूफाउंडलैंड, यानी यहाँ पे इस सेंट जॉन्स लिखा है वहां पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है और लैब्राडोर करंट है, यानी एक वार्म करंट एक कोल्ड करंट की यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो ये मर्जिंग प्लेस है। यहाँ पे कनाडा का एक आइलैंड है न्यूफाउंडलैंड आइलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जो है मीट कर रहे हैं। कहीं पे भी वर्ल्ड में जब वार्म करंट और कोल्ड करंट की जहाँ पे इस तरह से मीटिंग होती है, वो रीजन वहां की मरीन ऑर्गेनिज्म में जो प्लैंक्टॉन्स पाए जाता है, प्लैंक्टॉन्स यानी फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। अगर वो प्लांट होते हैं तो उसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, अगर वो एनिमल्स होते हैं तो उसको जूप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। तो इस तरह के प्लैंक्टॉन्स की यहाँ पे जो है अमाउंट तादाद बढ़ जाती है, और उसकी वजह से दे आर द प्राइमरी फूड चेन। तो फिश की भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। तो कहीं पे भी इस तरह के कोल्ड और वार्म करंट मिलता है, वो प्लेस फिशिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन बन जाता है। यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी बहुत ही फ्लोरिशिंग होती है। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ नॉर्वे तक जाता है, इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि यहाँ पे अदरवाइज अगर इस लॉन्गिट्यूड में आके अगर हम रशिया के बारे में देखें तो रशिया में विंटर में वो पूरा रीजन फ्रोजन हो जाता है, राइट, उसके पोर्ट भी जो है फ्रोजन हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ दिस वार्म करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे के यहाँ तक के सारे जो पोर्ट है वो विंटर में भी ऑपरेटेड रहते हैं, राइट। वहां पे उसकी इस करंट की वार्मिंग इफेक्ट रहती है। उसके जो पोर्ट्स है नार्विक एंड हमरफेस्ट यहाँ पर लोकेटेड है, वो विंटर में भी ऑपरेटेड है, आइस फ्री रहते हैं। उसी लैटिट्यूड पर अगर हम देखें तो रशिया के पोर्ट्स यहाँ पे फ्रोजन है, राइट। दिस इज द ओनली रीजन ऑफ दिस वार्म करंट। एक और इफेक्ट होता है यहाँ अफ्रीका की कैनरी करंट की वजह से। कोल्ड करंट जनरली उस नजदीकी एरिया को डेसिकेटिंग इफेक्ट देते हैं। डेसिकेटिंग इफेक्ट यानी ड्राइंग इफेक्ट। यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। सहारा मतलब डेजर्ट कहीं पे भी होता है, उसके एयर में मॉइस्चर वैसे भी कम होती है, और ऊपर से ये जो कोल्ड करंट पास होते हैं ऊपर की एयर को कोल्ड कर देते हैं, और इसकी वजह से यहाँ का जो पूरा रीजन है उसको ये कोल्ड करंट ड्राइंग इफेक्ट देते हैं, राइट। तो जो डेजर्ट है उसे और ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट कोल्ड करंट्स देते हैं। एक कंसेप्ट है, नॉट ओनली द कंसेप्ट एक्चुअली, एक यहाँ पे एक सी बनता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे पास हो रही है, और यहाँ पे कैनरी करंट। इन करंट की इस तरह की सर्कुलर मूवमेंट की वजह से बीच का जो पानी है वो स्टैग्नेंट रह जाता है, राइट। वो ओपन ओशन से मिल नहीं पाता, मिक्सिंग नहीं हो पाती। यहाँ पे बहुत ही पुअर मरीन ऑर्गेनिज्म रहती है, और यहाँ पे एक यूनिक टाइप की सी वीड पाई जाती है, सरगासम, और उसकी वजह से इस सी को नाम दिया गया सरगासम सी। ये जनरली उसकी नेविगेशन में काफी ऑब्स्ट्रक्ट करती है ये वीड, क्योंकि जो सी होते हैं उसके नीचे का जो फैन होता है उसमें ये जो है फंस जाती है, एंड इट इज वेरी ऑब्स्ट्रक्टेबल टू फॉर द नेविगेशन। इसका वैसे करंट के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरगासो सी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन बनती है वो कौन से करंट की वजह से बनती है। जो 3 करंट्स है वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड कैनरी करंट। तो सिर्फ हमें सरगासो सी के बारे में इतना ही जानना है।
अब हम चलते हैं कि साउथ अटलांटिक ओशन के करंट के साथ। साउथ इक्वेटोरियल करंट इस तरह से यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जो है पास होता है। उसकी एक ब्रांच यहाँ पे देखते हैं हम, ट्राइंगुलर शेप है ब्राजील का, इसकी वजह से एक ब्रांच जो है यहाँ पे जाती है और दूसरी ब्रांच नीचे से साउथर्न साइड पे जाती है। ये जो पॉइंट है ट्राइंगुलर पॉइंट, उसे कैप साउ रॉक कहते हैं। यहाँ से ये वार्म करंट इक्वेटर से वार्म वाटर लेकर नीचे जाता है, इस करंट को ब्राजीलियन करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ से ये जो कोल्ड करंट पास होता है, अब ये देखिए कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली फ्लो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लैंडमास नहीं है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, जैसा यहाँ पर है, राइट। इसलिए ये जो सर्किम नेविगेशन ऑफ अर्थ जो है पूरा सर्कुलर कर रहा है, ऐसा नदर्न साइड पे ऐसे कोल्ड करंट नहीं कर पाते। अब ये जो करंट है, क्योंकि उनकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत ही हाई स्पीड में ये कोल्ड करंट जो इस तरह फ्लो करते रहते हैं। इनकी एक ब्रांच यानी पोलवर्ड वाटर जो इक्वेटर तरफ जाना चाहिए, वो सब सरफेस वाटर, उसकी एक ब्रांच यहाँ ब्राजील तरफ जाती है। इस ब्रांच को यहाँ पे एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड एक्चुअली यूके जो है उसकी ओवरसीज टेरिटरी है। और जैसे मैंने जिब्राल्टर के बारे में बताया था, यहाँ पे भी ऐसा इश्यू है कि अर्जेंटीना वांट्स दी फॉकलैंड जो आइलैंड है उसके मेनलैंड में पाना चाहता है, वो इश्यू चल रहा है। इसलिए इस करंट को जो कहते हैं फॉकलैंड करंट। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देयर इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। एक ब्रांच यहाँ पे ऊपर जाती है, इसे बेंगुएला करंट कहते हैं, इट्स अ कोल्ड करंट। और ये कोल्ड करंट यहाँ पे एक डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट, उसको जो है डेसिकेटिंग इफेक्ट या ड्राइंग इफेक्ट देगा। इन डिटेल जहां पे भी ये फॉकलैंड करंट और ब्राजीलियन करंट मिल रहा है, उस रीजन को बाहिया ब्लांका कहते हैं। और जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट, ये रीजन इंपॉर्टेंट फॉर द फिशिंग एक्टिविटी। बेंगुएला करंट यहाँ पे नामीब डेजर्ट है, उसको ये और भी ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट देता है बिकॉज इट्स अ कोल्ड करंट, उसकी एयर को कोल्ड और ज्यादा करता है, राइट। तो दिस वेर द ओशनिक करंट, उसमें हमने नॉर्थ अटलांटिक के बारे में देखा। अब हम चलते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। यहाँ से भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से जो है स्टार्ट होता है ईस्ट टू वेस्ट, कोस्ट लाइन की वजह से डिफ्लेक्ट होता है, ऊपर जाता है। इस वार्म करंट को क्यूरोशियो करंट कहते हैं। ऊपर पोलवर्ड साइड से जो सब सरफेस लेवल में जो ठंडे या कोल्ड करंट्स आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट से पास होकर कामचटका, यहाँ पे पेनिनसुला इसलिए कामचटका करंट, यहाँ पे सी ऑफ ओखोट्स से यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच जाती है ओखोट्स करंट। और फिर यहाँ पे जापान के पास जो कोल्ड करंट पहुंचता है उसे ओआशियो करंट कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द मीटिंग प्लेस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स। फिर यहाँ पे जो वार्म करंट है यूएस के अलास्का तक पहुंचता है, हीट रिलीज करता है। और जो ठंडा सब सरफेस लेवल पे जो करंट है वो यहाँ पे इस तरह वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए में पास होता है, इसे कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। कैलिफोर्निया करंट भी ड्राइंग इफेक्ट देगा इस पूरे रीजन को, और फिर यहाँ पे वो इक्वेटोरियल करंट के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं किस तरह से ये कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे ड्राइंग इफेक्ट देता है। कैलिफोर्निया में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, लाइक मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट। इन डेजर्ट को ये कैलिफोर्निया करंट जो है वो ड्राइंग इफेक्ट देता है, राइट। मोहावे का जो स्पेलिंग होगा इट्स MOJAVE, बट इट प्रोनाउंस एज मोहावे बिकॉज इट्स अ मैक्सिकन वर्ड। इस तरह से जापान में भी हमने देखा ओआशियो कोल्ड करंट, कुरोशियो वार्म करंट, उनका मीटिंग प्लेस होने की वजह से जापान में रिच फिशिंग ग्राउंड बनता है। जहाँ पे भी ये वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे फॉग भी क्रिएट होता है जो नेविगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, राइट। जापान एक्चुअली उसका फिशिंग ग्राउंड तो है ज्यादा, लेकिन और भी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल एक्टिविटी फिशिंग यहाँ पे। एक तो यहाँ की उसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही शैलो है, राइट, इसलिए यहाँ पे वैसे भी मरीन ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाते हैं, फिश की जो नंबर से ज्यादा है। और यहाँ उसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेटेड है, यानी कि ज्यादा जिगजैग है। ऐसी कोस्ट लाइन पे हार्बर्स ज्यादा बन सकते हैं, नेचुरल हार्बर्स भी बने। प्लस जापान का हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे पूरा हिली रीजन है, यहाँ पे बहुत ही कम एग्रीकल्चर लैंड जापान के पास है, इसलिए जापानीज लोगों की डाइट में फिश और फिश के प्रोडक्ट्स का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन द रिलीजियस रीजन ऑल्सो कि वहां पे उनकी डाइट में फिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी रीजन के साथ ये और एक रीजन भी मिल गया कि बिकॉज ऑफ मीटिंग प्लेस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, इसलिए ये जो रीजन है पूरा फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जापान ऑल्सो। साउथ पैसिफिक ओशन करंट्स के बारे में बात करेंगे।
साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर आता है, इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं, राइट। फिर वो यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हमने देखी थी, कोल्ड करंट्स, राइट, उसके साथ मर्ज होता है। उसकी एक ब्रांच यहाँ नदर्न साइड पे, इक्वेटर साइड पे जाती है। यहाँ पे कंट्री है पेरू, उसकी वजह से इस करंट को पेरुवियन करंट कहते हैं, या फिर उसका नाम है हम्बोल्ट करंट। ये कोल्ड करंट है जो यहाँ के डेजर्ट को डेसिकेटिंग इफेक्ट देता है। दिस इज द पेरू और हम्बोल्ट करंट। यहाँ पे डेजर्ट है एंडीज के पास में, कोस्टल डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट। मैंने बताया था दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोस्टल होने की वजह से सबसे ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट जो है वो इस डेजर्ट को जो है वो मिलती है, राइट। हम बाद में देखेंगे कि ये जो रीजन है पेरुवियन कोस्ट, वहां पे इस करंट की वजह से अपवेलिंग भी होती है। हमने वर्टिकल मूवमेंट में देखेंगे व्हाट इज अपवेलिंग, लेकिन अभी तक के लिए अभी फॉर मूवमेंट आप ये जान लीजिए अपवेलिंग होना यानी नीचे जो ठंडा पानी होता है सरफेस के नीचे का, वो पानी न्यूट्रिएंट रिच वाटर पानी वो ऊपर आता है सरफेस में, और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलने की वजह से यहाँ पे भी अच्छा सा फिशिंग रॉड बना है नियर द पेरुवियन कोस्ट। नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स। इंडिया जो है सिर्फ कल्चरली यूनिक नहीं है, नेचुरली भी बहुत यूनिक है। हमारा मॉनसून, हमारा हिमालय और इंडिया से रिलेटेड नॉर्थ इंडियन ओशन और उसकी डायरेक्शन, ये सभी चीज यूनिक है। इसलिए यूनिक है क्योंकि हमने जो अब तक के सारे करंट्स देखे उनकी ईयर अराउंड उनकी डायरेक्शन जो है यूनिफॉर्म रहती है, राइट। नॉर्दर्न साइड पे वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सदर्न साइड पे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। लेकिन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में उनकी डायरेक्शन हमारे सीजन के हिसाब से चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? हमारे समर में जब नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स फ्लो करते हैं, ये समर सीजन का मैप है। हमेशा यहाँ पे समर सीजन में ऊपर हमारे तिबेटियन साइड पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जो विंड है वो यहाँ ईस्टर्न अफ्रीका से इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर जाता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैंने पहले ही बताया विंड इज द डोमिनेंट फोर्स फॉर द करंट। विंड जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में नीचे के करंट्स भी जो है फॉलो करेंगे। तो उसकी वजह से ये जो हमारे मानसून विंड साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो इक्वेटोरियल करंट है वो भी यहाँ साउथ टू नॉर्थ जाएंगे, और कोस्ट लाइन ऐसी है इसलिए वजह से वो इस तरफ फ्लो करता है और फिर अपना साइकिल कंप्लीट करता है और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो करता है। विंटर सीजन में क्या होता है इंडिया में कि ये जो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जो विंड थे, अब विंटर सीजन में नॉर्थ टू साउथ फॉलो करते हैं, राइट। और उसकी वजह से ये जो विंड्स हैं, जो करंट्स हैं हमारे ओशन करंट, वो भी इस तरह साउथवर्ड सदर्न साइड पे मूवमेंट करते हैं, राइट। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो ये जो मूवमेंट थी उससे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे बनती है, राइट। तो विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडियन ओशन के करंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, समर सीजन में क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, राइट। तो ये जो रिवर्सल हो रहा है उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है वो है हमारे मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो है वो अपने डायरेक्शन सीजन टू सीजन चेंज करते हैं। इसी की वजह से हमारे नीचे के ओशन करंट्स भी इसी तरह से अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं। एक और चीज इंडियन ओशन और नॉर्दर्न इंडियन ओशन के बारे में यूनिक ये है कि यहाँ पे ये लैंडलॉक है, यानी दूसरे ओशन करंट को जिस तरह ऊपर पोल वर्ड से कोल्ड करंट मिलता है वो यहाँ इस ओशन को मिल नहीं पाती, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूनिक चीज मैंने बताई वो था रिवर्सल ऑफ करंट्स। अब देखिए ये जो रिवर्सल ऑफ करंट है वो हमारे हिस्ट्री में भी कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में जो सी ट्रेड होता था वो ऑब्वियसली विंड ड्रिवन था, राइट। जो विंड के सहारे जो थे वो जहाज जो थे वो फ्लो करते थे। तो जब समर सीजन में हमारे विंड इस तरह इंडिया के साइड पे मूव करते थे, अरेबियन कंट्रीज और जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, विंड भी इस तरह मूव कर रहे हैं, करंट भी इस तरह मूव कर रहे हैं, और उनके सी वेसल्स समर सीजन बहुत ही आसानी से इंडिया पहुंच जाते थे, राइट। फिर वो अरेबियन पीपल जो है वहां पर विंटर तक रुकते थे, और विंटर का वेट करने के बाद जब ये विंड्स और ओशन करंट्स नॉर्थ टू साउथ होते थे तब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे और आसानी से अफ्रीका एंड साउथी अरेबियन कंट्री से पहुंच सकते, राइट। तो दिस इज वेरी, ये जो हमारे मानसून विंड्स है, हमारे करंट्स हैं, हमारे जो इंस्टेंट टाइम में जो हमारा ट्रेड था उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं कि पूरी सीजन वो लोग यहाँ पे रुकेंगे, इवन इंडियन पीपल जब यहाँ पे जाएंगे वो भी सीजन का वेट करेंगे, तो कितना कल्चरल इंटरेक्शन भी होगा, राइट। हमने पता है कि इस वजह से काफी सारे अरेबियन लैंग्वेजेस की जो इफेक्ट है हमारे गुजरात और सराउंडिंग रीजन में, अरेबियन लैंग्वेज की इफेक्ट भी है, राइट। तो
इवन इन एशियंट इंडिया और इन द मिडिल इंडिया इन हमारे मानसून विंड्स और ओशन करंट्स के इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी रही। सदर्न इंडियन ओशन वो तो सभी ओशन में जैसा कॉमन है वैसा ही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो यहाँ नीचे सदर्न साइड पर जाता है, इसे अगुलास करंट कहते हैं। एक छोटा सा ब्रांच है करंट, सोमालिया करंट। ये करंट की ये खासियत है कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून इस डायरेक्शन में विंड होता है तब उसकी डायरेक्शन इसे साउथ टू नॉर्थ होती है। जब विंटर सीजन आएगा इसकी रिवर्स, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर यहाँ पे ये करंट जब भी मिलता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से, उसकी एक ब्रांच जो पोलवर्ड टू इक्वेटर जाती है उसे कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पूरी वेस्टर्न साइड जो है वो डेजर्ट है, राइट, और इस डेजर्ट को ये कोल्ड करंट उसे डेसिकेटिंग इफेक्ट यानी ड्राइंग इफेक्ट देता है, राइट। हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्यों ये सारे जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो वहां पे बने हैं वेस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट्स के, राइट। फर्स्ट रीजन हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, सेकंड रीजन इज दी कोल्ड करंट, क्योंकि वैसे भी जो क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कि कुछ करंट, कुछ विंड की वजह से वो वहां पे डेजर्ट बने, और जितने भी बची कुची अगर उनमें मॉइस्चर है, इन मॉइस्चर को ये कोल्ड करंट जो है ड्राई कर देता है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन के जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। प्रीलिम 1997 क्वेश्चन, which one of the following factor is responsible for the change in regular direction of ocean currents in the ocean, Indian Ocean, right? Indian Ocean के currents में नॉर्दर्न इंडियन ओशन के जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज इंडियन ओशन इज अ हाफ ओशन, इंडियन ओशन हैज अ मॉनसून रिफ्ट, इंडियन ओशन इज अ लैंडलॉक ओशन, या इंडियन ओशन हैज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेलिनिटी, राइट? द आंसर इज अवर मॉनसून। Prelim 2013 question, the most important fishing ground of the world are found in the regions where warm and cold atmospheric currents wind, rivers drain out large amount of fresh water into sea, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? Warm and cold oceanic currents meet, या D, continental shelf is inundated। यहाँ पे एटमोस्फेरिक करंट जैसी कोई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, राइट? द आंसर इज वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट। हमें देखी थी ऐसी तीन जगह, न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, जापानीज कोस्ट एंड ब्राजील में बाया ब्लांका, राइट? मुझे तो दिस थ्री रीजन जहाँ पे ओशन में वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मिलता है और रिच फिशिंग ग्राउंड बनता है। हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वर्टिकल मूवमेंट पे अगर हम चलेंगे बट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक। मोशन वाटर्स में हमने हॉरिजॉन्टल वाटर मोशंस जो है वो देख ली, वेव्स एंड ओशन करंट्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर। फर्स्ट हम देखेंगे अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग एंड देन विल मूव टुवर्ड्स ओशन टाइड्स। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग समझने के लिए एक और कंसेप्ट को समझना जरूरी है जिसे एकमैन स्पाइरल या एकमैन लेयर कहते हैं। उसमें यह होता है कि विंड जो है, हमने देखा कि वेव्स या ओशन करंट का सबसे डोमिनेंट फोर्स होता है। विंड जो होता है वो नीचे उसके जो वाटर सरफेस है उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स देता है। वो फोर्स का जो प्रोपोर्शनल है वो इट्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द विंड स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, राइट? यानी हम देख सकते हैं विंड जो है काफी हद तक इस जो सरफेस ऑफ वाटर है उसको फोर्स देता है, लेकिन ये फोर्स है जो उसके फर्स्ट 100 मीटर तक ही जो है वो लिमिटेड रहता है। उसके नीचे वो फोर्स जो है वो बहुत ही कम, अराउंड 0 हो जाता है, राइट? हमने वेव्स एक्शन में भी देखा कि उसके नीचे का जो पानी है वो अराउंड जो है उस पर वेव एक्शन का फोर्स जो है नहीं लगता। उसके नीचे का लेयर के साथ क्या होता है? एक्चुअली जो विंड अगर इस डायरेक्शन में किसी वाटर बॉडी से पास हो रहा है, ओशन वाटर बॉडी से, तो उसके नीचे का जो लेयर है वो कोरोलिस इफेक्ट की वजह से 45 डिग्री डिफ्लेक्ट होके वो वाटर बॉडी, वो जो लेयर है उसके मॉलिक्यूल्स या वो वाटर उसे 45 डिग्री के डायरेक्शन में इस तरफ फ्लो करेंगे। यानी विंड इस डायरेक्शन में है, उसके नीचे का पानी इस तरफ 45 डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ डिस्टेंस के बाद उसके डेप्थ में ये पानी, ये जो डायरेक्शन है उससे भी 45 डिग्री जो है डिफ्लेक्शन होगा और उसके नीचे का जो लेयर है वो उससे इस डायरेक्शन में मूव होगा, और इसी तरह से अलग अलग 45 डिग्री जो है डिफ्लेक्शन होता ही जाएगा। ये पूरा डिफ्लेक्शन को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्पाइरल क्रिएट होता है,
इस पूरे स्पाइरल मूवमेंट को एकमेन स्पाइरल कहते हैं। दिस इज द मोशन ऑफ ओशन वाटर, जो इस तरह से लेयर बाय लेयर जो है वो डिफ्लेक्शन होती है, यानी इस डायरेक्शन में लेयर मूव करेगा, ये लेयर उसका पानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो ये जो मूवमेंट उसे एकमेन स्पाइरल कहते हैं। ये जो एकमेन स्पाइरल होती है उसमें हम देख सकते हैं कि विंड अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सरफेस वाटर जो है वो इस तरफ 45 डिग्री में यहाँ पे डिफ्लेक्ट करके मूव करेगी। उसके नीचे का जो लेयर है उससे भी 45 डिग्री मूव करेगा, यानी कि विंड डायरेक्शन से अराउंड 90 डिग्री राइट एंगल में जो है वो लेयर मूव करेगा, यानी पानी जो है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ये जो 90 डिग्री फ्लो हो रहा है विंड से, इसे एकमेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एकमेन ट्रांसपोर्ट विंड के राइट हैंड साइड पे राइट एंगल बनाएगा। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है तो विंड के लेफ्ट हैंड साइड पे राइट एंगल बनाएगा, राइट। लेट्स सी विद एग्जांपल। ये कोस्टल रीजन है एक, यहाँ पे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोस्टल रीजन है। विंड जो है इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जो है मूव कर रहा है। इसके राइट हैंड साइड पे राइट एंगल में एकमेन ट्रांसपोर्ट बन रहा है, यानी कि विंड इस तरफ फ्लो कर रहा है। उसके नीचे का लेयर जो है 90 डिग्री यहाँ पे फ्लो करेगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोस्टल रीजन है वहां से पानी इस तरह डाइवर्जेंस होता है, पानी डाइवर्ज होके उससे दूर जाता है। यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुई है उससे बैलेंस करता है नीचे का पानी ऊपर आके। नीचे का पानी जो ठंडा है, जो न्यूट्रिएंट रिच है, वो जब ऊपर आता है उस पूरी प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं, राइट। हमने पेरुवियन कोस्ट पे देखी कैसे हुआ। पेरुवियन कोस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है कि जब भी जो हमने सदर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड जो है वो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है तो उसके लेफ्ट साइड पे एकमेन लेयर जो है डेवलप होता है, राइट, इसी तरह से। लेकिन हमारा जो पेरुवियन करंट है हमने देखा साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, राइट। विंड साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, इसी वजह से जो विंड है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एकमेन ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है। इसलिए इसके कोस्टल रीजन पे डाइवर्जेंस होता है, ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, पानी जो है कोस्ट से दूर जाता है। और यहाँ पे इसी तरह से हम देख रहे हैं अपवेलिंग पेरुवियन कोस्ट पर होती है। नीचे से ठंडा न्यूट्रिएंट रिच वाटर यहाँ कोस्टल रीजन पर आता है, ऊपर आता है, और इसीलिए यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड जो है डेवलप होता है, राइट। तो इस तरह की जो इवेंट होती है, प्रोसेस होती है, उसे अपवेलिंग कहते हैं। मैंने जैसे बताया अपवेलिंग जो होते हैं जब भी, तब नीचे से जो न्यूट्रिएंट रिच पानी आता है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन के लिए कंडीशन अच्छी बनती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है और इसलिए फिशिंग डेवलप होती है। अपवेलिंग रीजन्स हमने देखे थे, पेरुवियन कोस्ट है, वैसे ही कैनरी करंट, यहाँ पे जो कोल्ड करंट पास होता है वहां पे भी अपवेलिंग रीजन है। बेंगुएला करंट, कोल्ड करंट, यहाँ पे भी अपवेलिंग बनती है, राइट। इसी तरह से अपोजिट डाउनवेलिंग कैसे होती है। विंड की डायरेक्शन अगर इस तरह से है साउथ टू नॉर्थ, तो उसके ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट एंगल में एकमेन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि वाटर को जो है वो कोस्टल साइड पे इस तरह से एक्यूमुलेट करता जाए, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पानी एक्यूमुलेट जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो चुका है वो यहाँ जाके सिंक करेगा, राइट। ये जो पानी है वार्म वाटर है, ये पानी अगर नीचे इस तरह डाउनवर्ड मूवमेंट करता है उसे डाउनवर्ड यानी डाउन वेलिंग कहा जाता है, राइट। ये जो होता है पूरा गर्म और सलाइन वाटर होता है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, उसे डाउन वेलिंग कहते हैं। इट इज नॉट गुड फॉर दी जो फिशिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। गर्म सलाइन वाटर सिर्फ नीचे जाता है। तो दिस आर द टू वर्टिकल मूवमेंट, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, राइट। वो एकमेन स्पाइरल पे डिपेंडेंट है। कोस्टल रीजन में अगर डाइवर्जेंस हो रहा है अपवेलिंग होगी, कोस्टल रीजन में अगर कन्वर्जेंस हो रहा है यानी पानी उस तरफ आ रहा है तो वहां का पानी जो नीचे जाएगा डाउनवेलिंग।